हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आज फिर से आपका स्वागत है शिखर्स द लर्निंग ऐप। मैं रुचि सागर आज आपके सामने 2016 जेट का बायोलॉजी का पेपर लेकर अगेन सामने आई हूँ। आप लोग जितना हो सके इन पेपर्स को शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स या डाउट जितने भी हो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डालें, जिसे हम लोग पढ़कर आपके आंसर्स दे सके। और जितना हो सके शेयर करिए, जिससे बच्चों का बहुत से बहुत और अच्छे से क्या हो सके, फायदा हो सके। क्योंकि जितने भी पेपर्स आते हैं उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बात ये कि मैक्सिमम क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर से रिलेटेड ही होकर आते हैं। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट अभी का सेशन स्टार्ट करते हुए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन आता है कि यदि अमीबा को आसुत जल में रखा जाए, यदि अमीबा को आसुत जल में रखा जाए तो उसके संकुचनशील धानियां जो है क्या कार्य करती है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप अमीबा को आसुत जल में रखेंगे तो उसकी जो संकुचनशील जो रसधानियां जो होती हैं वो क्या करती है, तेजी से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि उनका जो वर्किंग लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेनोबर्सिस व लिम्निया निम्न में से किसकी मध्यवर्ती वाहक होती है। ध्यान से सुनिएगा, पैलेनोबर्सिस व लिम्निया निम्न में से किसकी मध्यवर्ती वाहक है। तो ये मध्यवर्ती वाहक होती है, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टोसोमा नहीं, एंजियोमा नहीं, इकिनोकोकस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, फैसियोला हेपेटिका, फैसियोला हेपेटिका की जहां बात करती जाती है, जिसका सेकेंडरी जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, स्नेल होता है, जिसे आप घोंघा भी कहते हैं। और यहाँ अगर हम बात कर देते हैं इसकी कि मध्यवर्ती जो किसकी वाहक होती है, ये फैसियोला हेपेटिका की है, दोनों की दोनों अवस्थाएं। ठीक है, इसका आंसर जाता है आपके पास में फर्स्ट। इसको आप जब जीवन चक्र पढ़ते हैं तब आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारी की सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, केचुए में ट्रिफ्लोसोल निम्न में से पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिफ्लोसोल फाउंड इन द पैरेटिमा अकर्स इन, ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रसिका, आमाशय, पेशवी और आंत। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिफ्लोसोल जो हो जाती है वो केचुए में 27 नंबर का जो सेगमेंट होता है यहाँ से क्या हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है। और 27वें नंबर के सेगमेंट से ट्रिफ्लोसोल के साथ यहाँ पर किसका स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन जो होती है ये इसका पार्ट होती है। तो ये किसका आंसर आएगा, इसका इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में, कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है। ध्यान से देखिएगा, सामाजिक कीट की बात करते हैं और सामाजिक कीट जो होता है इसमें सबसे बड़ी जो कॉलोनी बनाता है वो कौन है, दीमक। ठीक है, थर्ड टर्मिट्स जो है वो सबसे बड़ी कॉलोनाइजेशन का काम करती है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रोल क्या करेगा, ये प्ले करेगा। इसमें मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, जिंक और कॉपर। इसका आंसर आएगा एमओ, मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये आपके पास में, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप खनिज तत्वों की बात करेंगे तो खनिज तत्वों को आप दो भागों में बांट देंगे, पार्ट 2 से रिलेट करके। एक तो होंगे अति आवश्यक और दूसरे होंगे सूक्ष्म अति आवश्यक। तो ये सारे के सारे जब हम पार्ट पढ़ेंगे तब आपको वहां बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण, निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है। जैविक तरीका, नॉर्मल सी बात है, पंक्तियों में खेती करना नहीं है, खेती का चक्रीकरण, क्योंकि जैविक तरीका पूछा है। फिर प्रिमरेजेंस, शाकनाशियों का प्रयोग करना नहीं है, जैविक तरीके में नहीं है। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना
नॉर्मल सी बात है कि अगर बहुत सारे अगर क्या कर दिए जाएंगे, बहुत सारे कीट करेंगे तो वो भोजन के लिए क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करेंगे तो वो दोनों के दोनों अपने आप में ही क्या करेंगे, एक तरीके से युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। और जब युद्ध होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी संख्या में क्या करवाएंगे, प्राकृतिक शत्रु जो होंगे वो क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी संख्या में भी क्या हो जाएगी, जैविक तरीके से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है, वो 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं इसमें। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ध्यान से सुनिए, एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है आपसे, और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेनेरियम जो है इसका सामान्य नाम क्या है। नॉर्मल कॉमन नेम पूछा है उसने, जनरली सी बात है कि कपड़ा व्रत जिसे हम कहते हैं, कपड़ा बीटल, ये क्या किसका, अनाज के भंडारण में सबसे ज्यादा वो करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है, और इसको आप क्या कहते हैं, खपरा व्रत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, अलैंगिक प्रजनन, आपके पास में अगेन प्लांट से है ही। अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में पाया जाता है, ध्यान से सुनिए। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी होता है, वो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी लोअर टाइप के प्लांट्स हैं, लोअर टाइप के एनिमल्स हैं, उन सब में क्या होगा, जो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन आपको शो होता है। जैसे अगर हम बात कर देते हैं कि जितने शैवाल जो देखने के लिए मिलता है आपके पास में, एल्गी अगर हम बात कर देते हैं, उसमें क्या होता है, पार्ट्स जो होते हैं वो असेक्सुअल टाइप के होते हैं, पुंगानी बनेगा, ये बनेगी, है ना, फिर उसके बाद में है ना बीज पर्ण का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पे जाते हैं तो ये क्या हुआ कि पौधे व पादप, ठीक है, सही है, कि कम विविध जीवों में, नॉर्मल सी बात मैं कह ही रही हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, सूक्ष्म जीवों में भी कैसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सारे के सारे, यानी कि 4th नंबर का जो ऑप्शन है कि ऑल द अबाउ, ये सारे के सारे किसके लिए, सामान्यतः निम्न प्रकार के अलैंगिक प्रजनन के लिए क्या होंगे, ये जिम्मेदार, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है निमेटोड में, किसमें, निमेटोड में। हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं निमेटोड की, यहाँ इंसेक्ट्स की बात नहीं चल रही है, निमेटोड्स की बात चल रही है। तो निमेटोड में सामान्यतः सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का जो तरीका होता है, एक्स नहीं है भाई, एक्स वाई, और ये वाला टाइप का ह्यूमन टाइप में आ जाएगा, x0 फ्लाइज वगैरह में आ जाता है, तो आपके पास में आता है x0, और x टाइप का जो है, इस टाइप का जो सामान्य लिंग निर्धारण होता है वो किसमें होगा, निमेटोड्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 10th नंबर, खेत के चारों तरफ, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि खेत के चारों तरफ क्या करवा दी जाती है, गहरी नालियां बनवा दी जाती हैं। और ये गहरी नालियां किसके लिए बनवाई जाती हैं, ये बनवाई जाती है रेड कैटरपिलर के, रेड हैरी कैटरपिलर के लिए। ठीक है, ये रेड हैरी कैटरपिलर जो है इसके लिए बनवाई जाती है, किसके लिए, खेत के चारों तरफ जो नाली बनवाई जाती है वो किसके लिए, रेड हैरी कैटरपिलर के लिए। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए बच्चों, न्यूक्लियोसाइड, देखो न्यूक्लियक साइड, डीएनए का फॉर्मेशन करवा रहे हैं यहाँ पर। ये डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं, एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार के, एक शर्करा और एक फॉस्फेट के, एक फॉस्फेट एक नाइट्रोजन क्षार के, उपरोक्त में से कोई भी न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। न्यूक्लियोटाइड के बाद में किसका फॉर्मेशन, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पास न्यूक्लियोसाइड की बात करती है तो एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास देखें जो है 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास में डीएनए से अगेन क्वेश्चन आया है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कि बाया और कुंडलित लेफ्ट हैंडेड डीएनए इज, ठीक है, ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए। अब आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको क्या होना, पता चलना चाहिए कि यहाँ आपको पता होना चाहिए डीएनए के बारे में। और डीएनए जितने भी है आपके पास में ए, जेड, बी, सी, ये सारे के सारे क्या है, डीएनए के टाइप्स है।
ठीक है। ये सारे के सारे जब डीएनए के टाइप्स के बारे में आप जब पढ़ते हैं बुक्स के थ्रू या एनसीईआरटी के थ्रू, जब भी आप पढ़कर उठाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखिएगा बच्चों, ए टाइप ऑफ डीएनए है ना, ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी डीएनए हैं ये कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। जबकि केवल एक डीएनए, जैसे आप कौन सा डीएनए कहते हैं बच्चों, जेड डीएनए कहते हैं, ये जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट डीएनए, लेफ्ट हैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होता है, जेड डीएनए। क्लियर, ये सेकंड नंबर का आंसर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, राइबोसोम। अगेन राइबोसोम से क्वेश्चन आपके पास में है। राइबोसोम की 40S उप इकाई में होता है। राइबोसोम की 40S उप इकाई, ध्यान से सुनिए, जब उप इकाई की हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 80S यानी कि 80-80S प्रकार का जो राइबोसोम है, जो कि कैसा यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जा रहा है, ये किस तरीके से 40S टाइप का और 40SS टाइप का, इस तरीके से 2 यूनिट्स में बचा हुआ होता है। और ये 40S की उप इकाई सब यूनिट के बारे में पूछ रहा है। ये अलग अलग सब यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है 18S आरएनए की क्या होगी आपके पास में पाई जाएगी। और आपके पास आंसर्स देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में 70S आरएनए नहीं, 5.8S आरएनए नहीं, 24S आरएनए नहीं, 18S आरएनए जो होता है वो 40S आरएनए की सब यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन इसमें जो 30 नंबर के जो ऑप्शन आएगा वो होता है 4th नंबर का आंसर। ठीक है, 4th ऑप्शन जो है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से पाइसम सेटाइवम है, प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में आपसे पूछ रहा है, वो नेचुरल पाइसम सेटाइवम इज अ नेचुरली परपरागित फसल। ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागित, परपरागित, स्वपरागित दोनों प्रकार की फसल है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वो आपसे क्वेश्चन, देखिए आपके पास में अगर वो प्राकृतिक रूप से नहीं लगाता तो आपके पास में ये दोनों ऑप्शन आ सकते थे कि परपरागित क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है इसमें और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। परंतु जब वो प्राकृतिक नेचुरल फॉर्म में आपसे जब क्वेश्चन पूछ रहा है तब वो नेचुरल फॉर्म में आपसे आंसर जो होगा हमें उसी हिसाब से लगाना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं आएगा बच्चों, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। नेचुरल फॉर्म में ये कैसा है बच्चों, ये है सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन कौन सा आता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि पूर्णता, ये अगेन सॉरी, ये आपके पास में ध्यान से सुनिए, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन में वो आपसे पूछ क्या रहा है, ये देख लेते हैं कि पूर्णतः स्फीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता हेतु निम्न में से सत्य है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डिमांड ऑफ वाटर, अगर हम बात करें डिमांड ऑफ वाटर की बात करते हैं कि सेल को कितना वाटर की क्या चाहिए डिमांड है, तो वो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णतः स्फीत यानी कि कोशिका जो है पूर्ण तरीके से क्या हो चुकी, स्वेल हो चुकी है, यानी कि वो पूरी तरीके से क्या है, फूल चुकी है। अब वहां पर कोशिका में अच्छे से क्या है, पानी भरा हुआ है। जब पूरी तरीके से कोशिका क्या है, फूल चुकी है, स्वेल हो चुकी है, तो वहां पर किसी भी तरीके से यहाँ पर आप देखिए डिफ्यूजन प्रेशर जो है डिफेक्ट के बारे में, डिमांड ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो क्या उस कोशिका में पानी की आवश्यकता है, नहीं। जब पूरी तरीके से जब कोशिका फूली हुई है तो वहां पानी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो वहां पर आप देखते हैं कि डीपीडी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ये देखते हैं इसके ऑप्शंस में कि यहाँ पर दिया हुआ है डीपीडी बराबर 0, डीपीडी बराबर ओपी इंटू टीपी, डीपीडी बराबर ओपी, और इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल सी बात है, डीपीडी बराबर 0,
इसका आंसर होगा क्यों, क्योंकि सेल में किसी भी तरीके की वाटर की क्या नहीं मिल रही है, उसको नीड नहीं हो रही, डिमांड नहीं आ रही है, तो पानी क्या होगा, वाटर जो होगा वो मूव ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही कोशिका में ऑलरेडी बहुत सारा पानी क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास में जो क्वेश्चन आता है वो है 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा है एंजाइम से रिलेटेड, और एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि एंजाइम शब्द दिया था कि समनर ने, लुईस पास्चर ने, जॉन एच नॉर्थरोप ने, विलियम फेडरिक कुने ने। विलियम फेडरिक कुने इज द राइट आंसर, एंजाइम शब्द उन्होंने ही दिया था, कुने साहब ने ही क्या किया था, इसका जो एंजाइम शब्द था वो दिया था, जबकि समनर ने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया था। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 17 नंबर का कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि फुली डेवलप्ड सेल्स की बात चल रही है, और जब भी हम यहाँ बात करते हैं इन सेल्स के लिए तो वो क्या बोल रहा है कि टीसीए साइकिल है ना, ये टीसीए साइकिल जो है वो कहाँ चलती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको दिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का यहाँ कोई रूल नहीं है टीसीए चक्र से, और टीसीए चक्र जो होता है वो किससे रिलेटेड है, ये आपके, अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपके किससे रिलेटेड आ जाएगा कि जो श्वसन की क्रियाएं हो रही हैं उससे रिलेटेड है। तो स्ट्रोमा में तो फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर तो फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब ये तीन ऑप्शन आपके पास में बचते हैं, तो इन तीन ऑप्शंस में आपके पास देखते हैं कैसे हैं कि कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में हम जहां बात करते हैं यहाँ चलता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, और इस ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करते हैं बच्चों पायरुविक एसिड्स में। ठीक है, फिर आपके पास ये ऑप्शन बचता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें किससे रिलेटेड, ईटीएस साइकिल से रिलेटेड चक्र चलेगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, टीसीए साइकिल से रिलेटेड होगा, जो क्रेब्स साइकिल्स होती है उससे रिलेटेड होता है, जो कि कहां पर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। इसका आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम होता है। C4 प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो उनके थ्रू क्या करना, आपको क्या करवाना है, जो वर्किंग करवानी है, जो जिस यानी कि फूड स्टोरेज या CO2 का क्या करवाना है, वहां स्थिरीकरण का काम करवाना है। तो अब ये क्या करवाना है कि यहाँ पर जो भोजन का फोटोसिंथेसिस का जो मेन जो एंजाइम के बारे में वो पूछ रहा है, वो एंजाइम कौन सा है, रूबिस को नहीं, ये नहीं है, ये C3 का है, रिलेट माई ये नहीं है, एसिटाइल को एंजाइम तो आपको पता है कि ये पायरुविक एसिड को जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में जो बन रहा है पायरुविक एसिड, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इनर मेम्ब्रेन में लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये आंसर भी नहीं है, इसमें आंसर आएगा पेप कार्बोक्सिलेज। आंसर नंबर 4 जो ऑप्शन जो है आपके पास में 18 का वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 19 नंबर का कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन है। ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक ऑक्सीन की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक ऑक्सीन इनमें से केवल एक ही है, वो है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं प्राकृतिक रूप से ये क्या है मिलता है हमें, जबकि ये तीनों की तीनों जो है ये कैसे हैं, संश्लेषित किए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी हैं ये तीनों के तीन 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 1 नैप्थेलिन एसिटिक एसिड जिसे NaA कहते हो आप, 2,4-D कहते हैं वैसे आप, है ना, और ये 2,4,5D कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास में है, ये तीनों की तीनों क्या किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं,
जबकि ये क्या किया जाता है, प्राकृतिक रूप से आपको नेचुरल फॉर्म में क्या होता है देखने के लिए मिलता है, जिसे आप कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड IAA। ठीक है, ये वाला फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं। अब फाइटोक्रोम क्या है, फाइटोक्रोम क्या होते हैं, फाइटोक्रोम प्लांट्स में ऐसे क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट ऑब्जर्वेशन का क्या करवाएंगे, वर्क करवाएंगे। ठीक है, अब लाइट ऑब्जर्वेशन का जो काम किया जाता है वो कैसे होता है कि फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं। इसे आप डिनोट करते हैं F से बच्चों, है ना, FR से और FPR से। ठीक है, जो आपके पास एक तो होता है कि ठीक है, इससे एक तो होता है जो आप लाइट का ऑब्जर्व करते हैं तो वो रेड लाइट जो होती है वो कन्वर्ट करवा दी जाती है सुदूर लाल में, और सुदूर जो लाल होती है वो कन्वर्ट करवा दी जाती है लाल में। तो यहाँ पर जो आपके पास में है कि फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं लाल और नीले प्रकाश को नहीं, हरे और लाल प्रकाश को नहीं, लाल व सुदूर लाल प्रकाश को, बैगनी प्रकाश को नहीं। तो साहब ये आपके पास आंसर जो होता है बच्चों ये आता है थर्ड नंबर का कि ये एक तो क्या होता है रेड लाइट को, और सुदूर जो लाइट होती है, सुदूर लाल लाइट जो होती है उसको क्या करवाते हैं, ऑब्जर्व करवाने का, ये अवशोषित करवाने का क्या करवाएंगे बच्चों, ये काम करवाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखें, जो पौधे क्रम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छे बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कम प्रकाश तीव्रता, उनको इंटेंसिटी जो चाहिए लाइट की वो कैसी चाहिए, कम चाहिए। हीलियोफाइट ये ज्यादा लाइट यानी कि ज्यादा प्रकाश तीव्रता पर क्या कहते हैं अच्छे बढ़ते हैं, जबकि सीओफाइट जो होते हैं वो कम प्रकाश पर। ऐच्छिक सीओफाइट ये एक तरीके से हेलियोफाइट का ही फॉर्म कन्वर्सेशन हो जाएगा, और ऐच्छिक हेलियोफाइट तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा सीओफाइट्स, कि ये वाले जो प्लांट्स होंगे वो क्या कराए जाएंगे, जो कम प्रकाश इंटेंसिटी होती है उनकी, या कम प्रकाश की जो तीव्रता होगी उस पर ये क्या करते हैं अच्छे से क्या करवाएंगे, ग्रो करने का काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपके पास में आता है 22 नंबर का क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होलोसीन जो शब्द था वो किसने गठित किया था। तो देखिए इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होलोसीन, इकोसिस्टम के लिए जो टर्म दे रहे हैं कॉइन की ये होलोसीन, अलग अलग टर्म दी थी अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, किसी ने जो होलोबायोसीन दिया है, किसी ने होलोसीन दिया है, इस तरीके के जो शब्द है इन सबका जो गठन किया था वो अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। और जब हम बात करते थे होलोसीन के लिए तो होलोसीन जो शब्द था वो दिया था फेडरिक ने 1930 में इस शब्द को क्या किया था, पॉइंट करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन वो देखिए 23, ओजोन शब्द की इकाई है, ओजोन यूनिट ऑफ ओजोन है ना, ओजोन की इकाई ppm पार्ट पर मिलियन, ये किसी भी खनिज से रिलेटेड है। डेसिमल ये जो क्या अर्नोइड्स की है, टीजी वर्ष यानी कि ये अलग ही चल जाती है। डैप्सन जो है आपके पास में, जो डॉप्सन है वो किसकी यूनिट होती है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसकी क्या करी जाती है, ये यूनिट होती है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 3 माइल आइलैंड और चेरोबिट उदाहरण है। ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी फैक्ट्री, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो अपने एक्सट्रैक्ट को, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई फैक्ट्रीज जो होती हैं जो अपने एक्सट्रैक्ट को, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देती हैं, बाहर डाल देती है, उसमें से कुछ रेडियो एक्टिव जो टाइप के आपके पास में क्या होंगे, जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं बाहर निकलना, क्योंकि रेडिएशंस होते हैं और रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस तरीके का उदाहरण है, ये प्रकाश परमाणु दुर्घटना का उदाहरण है, प्रकाश रासायनिक धुंध के, ध्वनि प्रदूषण, तेली प्रदूषण। तो ध्यान से सुनिएगा, तो 3 माइल आइलैंड और चेरोबिट जिसमें आप क्या बात कर रहे हैं, रेडिएशन के लिए बात कर रहे हैं, और रेडिएशन आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, परमाणु दुर्घटना में। ठीक है, परमाणु दुर्घटना में ही क्या होता है, रेडिएशन देखने के लिए मिलता है, और यही इनका क्या होता है, पर्टिकुलर एक उदाहरण में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ आप देखें एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को कहते हैं।
ये आपके पास में इकोलॉजी से अगेन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ सिंगल कम्युनिटी इज नोन एज। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपके पास में बायोडाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन आया है ये, और बायोडाइवर्सिटी में बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, ये टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज है आपके पास में, जिन्हें आप हमारे कोर्स परचेस करने पे अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। और यहाँ पर आपके पास में एक ही समुदाय, आपसे समुदाय तो क्या बोल रहा है, वो एक ही है, बट उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, यहाँ पर तो वो बात किसकी कर रहा है कि ये जो टाइप ऑफ, ये टाइप है, ये तो क्या है आपके पास कम्युनिटी है, बट इस कम्युनिटी के अंदर भी उसको क्या देखनी है, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर आपके पास आ रही है तो नंबर ऑफ स्पीसीज के इस टाइप ऑफ जो डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, दिस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी आप जहां देखते हैं वो कौन सी होती है, अल्फा डाइवर्सिटी होती है, और ये इसका क्या होता है, उदाहरण है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 कि निम्न में से कौन सा एक सूडो सीरियल के रूप में पाया जाता है। सूडो सीरियल यानी कि अनाज तो है परंतु वो अनाज नहीं है, अनाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो उसमें से आता है ट्रिटिकम एस्ट्रियम। ट्रिटिकम एस्ट्रियम गेहूं का नाम है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा चावल का नाम है, ओरिडियम वल्गर जिसे आप क्या कहते हैं, आप यहाँ पर जिसे बाजरा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर फेगोपाइमम एस्पुलेटम, ये जो होता है ये आपकी क्या नहीं है, वास्तविक प्रकार का अनाज नहीं कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आपके देखिए 27 नंबर का है, और ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा जिसे आप चावल कहते हैं, और चावल की फैमिली कौन सी होती है, चावल की एस्टेरेसी नहीं है, लेग्यूमिनेसी नहीं है, लेग्यूमिनेसी में आप इसको डालते हो, दालों को डाल देते हो, सोलेनेसी जिसे बैंगन वगैरह को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर आता है 3rd नंबर का, क्वायसी फैमिली जो है वो किसकी, ओराइजा सटाइवा की क्या है, फैमिली है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, और ये है दालें जो कि शाकाहारी, दालें जो कि शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत होती है, निम्न में से किस फैमिली। प्रोटीन का जो है मेन सोर्सेस कौन है, भी दाल है, और जो दालें होती है उनकी फैमिली कौन सी होती है, पोएसी जिसमें अनाज रखते हैं, फैबेसी नहीं, सॉरी फैबेसी हो सकती है, लेग्यूमिनेसी भी हो सकती है, रोजेसी नहीं है, कुकुरबिटेसी भी नहीं है, कुकुरबिटेसी में कुकुम्बर वगैरह को आप डाल देते हैं, रोजेसी भी नहीं है, रोजेसी में रोज वगैरह को, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह को, और पोएसी जिसमें आप इसको डालते हो चावल वगैरह खाद्यान्न फसलों को, इसका आंसर आता है फैबेसी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है 29 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्र के कपास के रूप में, गॉसिपियम आर्बोरेटम, गॉसिपियम हर्सिटम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम बार्बेडेंस। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, मिश्र के कपास के रूप में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन का आंसर। मिश्र का कपास जो होता है इसे आप क्या कहते हैं, गॉसिपियम बार्बेडेंस। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 30 नंबर का है, और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि मूंगफली का तेल, ये तेज लिखा हुआ है, ऑयल है, जबकि ये मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है। सूखा तेल है नहीं, अर्ध सूखा तेल है, गैर सूखी तेल है, वनस्पति वसा नहीं। ये कैसा होता है, बीजों के द्वारा निकाला जाता है भाई, सेमी ड्राई है ना, सेमी ड्राई कंडीशन में ऑयल मिलता है आपको। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में आता है 31 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्या आपसे बोल रहा है, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास में, एल्डोसल्फोन निम्न में से है खरपतवार नाशी, कीटनाशी, कृंतकनाशी, खाद शाकनाशी, वेडिसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड एंड हर्बिसाइड। तो एल्डोसल्फोन जो होता है वो कौन है भाई, कीटनाशी है ना, पेस्टिसाइड के फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है 32 नंबर का, और ये क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि निम्न में से, अगेन आपके पास विटामिन से क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए जिसे आप रेटिनोल के नाम से जानते हो, और विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो कौन होता है, सेब, गाजर, शहद, मूंगफली। सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो होता है गाजर, जिसे आप कैरेट के नाम से जानते हैं। क्यों होता है, क्योंकि गाजर में आप बीटा कैरोटीन को देखते हो, और बीटा कैरोटीन जो होता है आपकी आंखों की ज्योति से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, कैरोटीन जो है आपके क्या यकृत में फॉर्मेशन और आइस को, जो आइस की जो ज्योति होती है उसको क्या विजन में क्या करता है, इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या रहता है, ये सहायता करता है।
नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर है क्वेश्चन ये कि श्वसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है। श्वसनीय सतह यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है ये। और यहाँ आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है कि श्वसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 एट द रेस्पिरेटरी सरफेस अकर थ्रू। निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन होता है नहीं, सक्रिय परिवहन नहीं। परासरण, ऑस्मोसिस प्रोसेस इन प्रेजेंट इन ओनली ऑन प्लांट्स में अगर हम देखते हैं, ये जनरली हम प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है। विसरण, डिफ्यूजन मेथड। और अब इसकी बात है कि जब क्या होता है कि कोई भी वायु कुपिका की बात करी जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाई जा रही है आपके पास में क्या, ब्लड कैपिलरी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, मध्य अवकाश देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए कि जितना ऑक्सीजन की बात कर दी जाती है तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर अलग है, CO2 का प्रेशर अलग है। यहाँ पर भी सेम O2 और CO2 का प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वायु कुपिका की ये सामान्य सतह, मध्य अवकाश, और इस वायु जो आपके देखने के लिए मिल रही है रक्त केशिका, इन तीनों की जो मेम्ब्रेन होती है, इन तीनों की मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई ये जो गैसेस होती है, ये दोनों गैसेस जो होती है एक्सचेंज होने का काम करेंगी, जिसका जो वर्क है, और ये वर्क जो होता है सतहों के माध्यम से हो रहा है, एक दूसरे को देखते हुए कि जो कम विसरण के नियम में क्या होता है, जहां कंसंट्रेशन ऑफ जो गैस होती है वो ज्यादा सांद्रता से कहाँ की और गति करेगी, कम सांद्रता की और गति करेगी। तो इसका आंसर आता है 4th नंबर का, डिफ्यूजन प्रेशर या डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या होती है, इसका जो होता है विनिमय का काम होगा। 34 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास में आता है वो कौन सा होता है, ये है 34 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिकाएं इट मींस फैगोसाइटिक नेचर की कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो कि विभिन्न प्रकार की बॉडी में जैसे ही कोई जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह जो होता है एंटर करता है, उनको किल करने का क्या करेंगी, काम करेंगी। इस बिहाफ पर आप देखो मोनोसाइट जो सेल होती है वो बड़ी टाइप की और बड़ी भक्षाणु प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। दूसरी आपके पास में आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स भी क्या होती हैं आपके पास में, छोटी प्रकार की छोटी भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं ये। और नेक्स्ट आपके पास में आता है एसिडोफिल्स, जो कि आपके पास ध्यान से सुनिएगा, इओसिनोफिल्स का ये क्या होती है, ये वर्क होता है। और ये इओसिनोफिल्स जो होती हैं ये आपके एलर्जी जब हो जाती है एलर्जी जब होती है तब शो होती है। तो इसमें आंसर आपके पास एक ही नहीं आ रहा, सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो है आपके पास लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट जो होती है वो फाइब्रोसाइटिक नेचर की नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है क्वेश्चन, 35 नंबर का क्वेश्चन है, वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास में एक कोशिका जो है, ये कोशिका जो है जो कि नॉन मोटाइल कंडीशन में है, इस टाइप की बिल्कुल सेल फॉर्म है। और इससे क्या करना है आपको, मोटाइल कंडीशन में आपको किसका फॉर्मेशन करवाना है, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, इस प्रोसेस को कहते हो स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि एक सेल से जो मोटाइल कंडीशन में आपके पास स्पर्म का बनना होता है, इसको आप क्या कह रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कह रहे हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जहां बात कर दी जाती है तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि शुक्राणु के निर्माण में होता है, किससे होता है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, द्वितीयक स्पर्मेटो, ये होता है स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड से किसका, स्पर्म का क्या हो जाना, फॉर्म हो जाना। कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस से होती है। और ये क्रिया किससे हो रही है, स्पर्मेटिड से हो रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है 36 नंबर का। और 36 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो देखिए, तंत्रिकाएं निम्न में से विकसित होती है। तो तंत्रिकाएं जो है, नर्व्स जो है, नर्व सेल जो होती है, उनका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वो होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म दोनों से। ध्यान से सुनिएगा, जितना भी नर्व से रिलेटेड जहां बात करी जाती है, जितनी भी नर्व से रिलेटेड बात करी जाएगी, ध्यान से देख लीजिएगा, नर्व, ब्रेन और नोटोकोड,
इन सबका जो निर्माण होता है, इन तीनों का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है शरीर की एक्टोडर्म। इससे क्या होता है, इसका निर्माण होता है, और इसका आंसर नंबर जाएगा फर्स्ट नंबर का, ऑप्शन का फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन, और 37 नंबर के क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है कि भ्रूण आवरण भ्रूण का निम्न में से सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिए, एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है ये आपके पास में, और एम्ब्रियोलॉजी के इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि भ्रूण आवरण भ्रूण का निम्न में से सहायता करते हैं। पोषण में नहीं, पोषण तो हमें अप्रा के थ्रू मिल रहा है, बाहरी आघातों से ये हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लूइड मौजूद हो। उत्सर्जन नहीं, क्योंकि जितना भी, क्योंकि भ्रूण है, भ्रूण जितनी भी क्रियाएं कर रहा है माता के गर्भ में, उस समय माता के द्वारा ही करता है वो सारी की सारी क्रियाएं। तो इसका आंसर जो होता है, जो एमनियोन इज अ हेल्प ऑफ द एम्ब्रियो इज, बाहरी आघातों से क्या करवाता है ये, प्रोटेक्शन फ्रॉम द शॉक जो है, इसका काम होता है कि बाहरी आघातों से ये क्या करवाएगा, सुरक्षा प्रदान करने का काम करवाएगा। नेक्स्ट आपके पास में देखिए 38 नंबर का आंसर है, जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है। ध्यान से सुनिए, जब कोई भी शुक्राणु जो है, ठीक है, जब कोई भी जो शुक्राणु जो है आपके पास में वो क्या करवा रहा है, अंडे में प्रवेश करने का काम कर रहा है। अब जब अंडे में प्रवेश हो चुका है तो अंडे में प्रवेश होने के बाद में वो अन्य और जो शुक्राणु है उनको आने से कौन रोकने का काम करेगा, योग के संघनन के द्वारा। नहीं, ये नहीं है इसका आंसर, योग तो बनता ही नहीं है और एसिटोलैक्स होते हैं। रंगीन आवरण के निर्माण, रंगीन आवरण कहाँ बनेगा, कहीं नहीं बन सकता। पीतकीय कला के निर्माण के द्वारा नहीं, यहाँ पर आता है निषेचन कला, डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, ये पीतकीय कला जिसे आप क्या कहते हैं, पिटेलाइन मेम्ब्रेन, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, पीतकीय कला के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ जो है इसका, ठीक है, थर्ड नंबर का जो है डेवलपमेंट ऑफ वाइटल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 39 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित करती है। कार्पस ल्यूटियम को कौन स्त्रावित कर रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास ये वापस से एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन आता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किसका सिक्रीशन करवाने का काम करवाएगा, कार्पस ल्यूटियम का काम करवाएगा, कार्पस ल्यूटियम के सिक्रीशन का काम करवाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 40 नंबर का क्वेश्चन है, और 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है कि साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किनके खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ध्यान से सुनिए, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर बायो फर्टिलाइजेशन इन फील्ड ऑफ, ध्यान से सुनिएगा कि बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल रहा है कौन, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया। जब साइनोबैक्टीरिया की बात करी जाती है तो साइनोबैक्टीरिया जो है, ध्यान से सुनिए, साइनोफाइसी ग्रुप से है, और साइनोफाइसी ग्रुप जो है आपके पास में चावल की खेती में क्या करता है, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में क्या करवाता है, वर्क करवाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। इसी के साथ 2016 के 40 क्वेश्चन जो आपके बायोलॉजी के होते हैं वो मेरे द्वारा सॉल्व कर दिए गए हैं। कृपया इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जिससे बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल शिखर्स द लर्निंग ऐप के साथ में। थैंक यू।